Hey guys, hello everyone. As you can see written over here that do not regret later, try this while studying physiology now. Which book should I use to study physiology, how to study physiology, and why concepts are important to understand? All these queries I am going to solve this in this video only. So hello everyone, this is Sarthak Chavli and I am a second year MBBS student at GMC Kotia. First of all, let's talk about what all books are to be used while studying physiology. Before that, let me clear you guys, I'm not going to promote any of these author books. It's just the lockdown which gave me some time to analyze each and every book that I used for physiology. So here, I'm only going to tell you the books which I fully analyzed. So here we go. The very first book that all the time, it's my favorite book is the Guyton and Hall. Why I'm saying that this is my favorite book because this book is full of concepts. Important thing is concepts आपके build होंगे इसमें, basics clear होंगे सारे topics के. अगर जब तक आपके concepts और basics clear नहीं होंगे किसी भी topic के, तब तक आप आगे के subjects like pathology, medicine जैसे सब्जेक्ट्स को आप समझ ही नहीं पाओगे. तो उसको समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है बेसिक्स क्लियर होना. तो इसलिए फिजियोलॉजी का कंसेप्ट्स क्लियर करेगा वो है गायटन एंड हॉल. बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट है कि कौन सा गायटन एंड हॉल प्रेफर करना है, ये वाला गायटन एंड हॉल या फिर ये वाला गायटन एंड हॉल. दिस गायटन एंड हॉल इज साउथ एशिया एडिशन एंड दिस गायटन एंड हॉल इज एन इंटरनेशनल एडिशन. फ़र्क ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इम्पॉर्टेंट है कि ये जो साउथ एशिया एडिशन है इसको स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है. लैंग्वेज काफ़ी इजी कर दिया गया है. ऑल्सो फ्लो चार्ट्स, इलस्ट्रेशंस काफ़ी अच्छे से दिया है ताकि ये बुक पढ़ के स्टूडेंट थ्योरी एग्ज़ाम भी इजीली निकाल सकता है. ऑन द अदर हैंड इंटरनेशनल एडिशन थोड़ी सी टफ है, लैंग्वेज टफ है, डिटेल्स ज़्यादा है जो शायद से फर्स्ट ईयर के लिए ज़रूरत भी नहीं है. वो सारी चीज़ें भी दिया हुआ है एंड इसमें उतने खास इलस्ट्रेशंस, फ्लो चार्ट्स नहीं दिए हुए हैं. बस फ़र्क दोनों में इतना ही है. एक और बुक आता है गायटन एंड हॉल फिजियोलॉजी रिव्यू बुक. दिस बुक अगेन रिव्यू बुक. कोई भी रिव्यू बुक MCQ सॉल्व करने के लिए होता है एंड ऑल्सो रिविज़न के लिए होता है, राइट. तो इस रिव्यू बुक में MCQs हैं. वट आई फील इसके जो MCQs है दीज MCQs आर फुल ऑफ फैक्ट्स. तो मुझे नहीं लगता अभी के करिकुलम के हिसाब से जो क्लिनिकली ओरिएंटेड जो स्टडीज़ हो रही हैं उसके हिसाब से फैक्चुअल MCQs करना उतना सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं दे सकता है. तो इसलिए आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू गाइज टू यूज़ दिस रिव्यू बुक फॉर सॉल्विंग MCQs के लिए मैं कुछ और दूसरा बुक बताने वाला हूँ. तो ये बुक के MCQs अच्छे हैं, ऐसा नहीं है बुरे हैं, पर फैक्ट्स बहुत है तो may not be relevant to your at your level. Next is the canons. See, just like Grey's Anatomy में जैसे एनाटमी में Grey's Anatomy है गॉडफादर, बिल्कुल वैसे ही कैनॉन्स गॉडफादर है. माना जाता है कैनॉन्स एक्चुअली वो बुक है जो आपको पीजी में, नीट पीजी में या नीट पीजी एग्ज़ाम्स में अब तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं माना गया है कि इसके वर्ड टू वर्ड एंड इसके स्टेटमेंट्स एज इट इज़, इसके इलस्ट्रेशंस, इसके फ्लो चार्ट्स, इसके डायग्राम्स एज इट इज़ नीट पीजी में पूछे जाते हैं. नीट पीजी के लिए दिस बुक इज़ बाइबल, कुरान, सब कुछ है, ठीक है. जस्ट लाइक NCERT जो हमारे नीट यूजी के लिए था, बिल्कुल वैसे ही कैनॉन्स है. पर अगेन प्रॉब्लम ये है कि कैनॉन्स का ये जो ऑथर हैं ये हमसे एक्सपेक्ट करके चलते हैं या फिर ये एज्यूम करके चलते हैं कि हमारे कंसेप्ट्स, बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हैं, तभी हम ये बुक पढ़ सकते हैं. क्योंकि ये बुक अगेन रिव्यू बुक है तो इसमें सब कुछ वही सारी चीज़ें होंगी जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इररिलेवेंट जो भी चीज़ें हैं उनको इसमें ऐड ऑन नहीं किया गया है, सिर्फ रिलेवेंट टॉपिक्स को ही इसमें ऐड ऑन किया गया है. तो ये बुक ज़्यादा वास्ट नहीं है. लैंग्वेज टफ इसलिए जाता है बिकॉज फर्स्ट रीड ऑब्वियसली कोई भी बुक का फर्स्ट रीड हमेशा कोई भी बुक का टफ जाता ही है, राइट. और तो और ये बुक में सिर्फ और सिर्फ काम की बातें लिखी हुई हैं, तो मतलब फैक्ट्स लिखी हुई है, कंसेप्ट्स भी हैं बट फैक्ट्स ज़्यादा हैं, ठीक है.
तो ये बुक डायरेक्टली हम प्रेफर नहीं कर सकते हैं, पहले गाइटन से कंसेप्ट क्लियर करो एंड देन गेनोंग प्रेफर कर सकते हैं, राइट। बट आई रियली एम्फसाइज यू कि CNS जैसे वास्ट टॉपिक को गेनोंग से करना ही सबसे बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि CNS बहुत बड़ा है एंड विल एंड अप लाइक सेइंग कि नहीं हो रहा मुझसे CNS, मैं छोड़ रहा हूँ CNS, मैंने सिर्फ उसके ऊपर से टॉपिक्स देख लिया है। ऐसे बोलने से अच्छा है आप गेनोंग को एक बार गेनोंग में से CNS को पढ़ लिया जाए। सी ये जो गाइटन एंड हॉल है ये सारे सिस्टम्स के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली CVS, RS, ओके, ऐसे टॉपिक्स के लिए बहुत अच्छा है। रीनल फिजियोलॉजी गाइटन एंड हॉल में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्कैटर्ड है, तो डायरेक्टली गाइटन से पढ़ना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो मैं आपको इसी वीडियो में कुछ टाइम बाद आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या सीक्वेंस फॉलो करना है, जिसके वजह से जिसके हेल्प से आप जो टॉपिक्स गाइटन में नहीं भी समझ सकते हो, जो कंफ्यूजिंग है, जो स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन जिनमें है, वो सारी चीज़ें हम कैसे डील कर सकते हैं वो मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। नेक्स्ट बुक इज फिजियोलॉजी बाय शंभुलिंगम। मेरे लिए ही नहीं, बाकी सब लोग जितने लोगों ने फर्स्ट ईयर क्लियर कर चुका है सभी ये जानते हैं कि दिस बुक इज़ द ईजीएस्ट बुक टू रीड। लैंग्वेज बहुत ईजी है, फटाफट कंप्लीट कर दिया जा सकता है एंड दिस बुक इज़ ऑलवेज यूज्ड बिफोर एग्ज़ाम्स। क्यों मैंने बोला बिफोर एग्ज़ाम्स? क्योंकि साल भर इस बुक को हम नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि इस बुक में कॉन्सेप्ट्स उतने डिटेल में नहीं दिया हुआ है। इनफैक्ट प्रॉब्लम ये है कि इसमें ऐसा बोला जाता है कि ऐसा ऐसा होता है, बट ये नहीं बताया जाता है कि ऐसा ऐसा क्यों होता है और ऐसा ऐसा कैसे होता है। वो आपको गाइटन बताएगा एक स्टोरी के फॉर्म में, एक सीक्वेंस में बताएगा। शंभुलिंगम आपको थ्योरी एग्जाम्स में लिखने का तरीका बताता है कि आपको कैसे फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, कैसे सब हेडिंग्स डालनी है, कैसे कैसे रिलेवेंट पॉइंट्स को लिखना है, ठीक है। मोस्टली गाइटन के साथ शंभुलिंगम को मिक्स करके पढ़ा जाता है। गाइटन को साल भर पढ़ा जाता है एंड शंभुलिंगम को एग्जाम के 1-1.5 महीने पहले पढ़ा जाता है। बट व्हाट आई फील इज शंभुलिंगम और गाइटन दोनों ही मोटे बुक्स हैं, तो रादर देन स्टडिंग 2 डिफरेंट बुक्स आप एक ही बुक को 2 बार पढ़ लो। जैसे गाइटन को आपने पढ़ा है तो गाइटन को ही दोबारा पढ़ोगे ना, तो उतना ही अच्छा है। आप गाइटन भी पढ़ रहे हो, शंभु भी पढ़ रहे हो, तो आपके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं होता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इतना ज़्यादा है कि आप अल्टीमेटली भूल ही जाते हो। तो उसको रिवीजन इज़ द की इस जगह में, तो भी एटलीस्ट तो रिवीजन करने के लिए आपको गाइटन देखना है, गाइटन के साथ शंभु भी देखना है तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज गाइटन को 2 बार पढ़ सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट बुक, AK जैन फिजियोलॉजी AK जैन। इसके 2 वॉल्यूम्स होते हैं। अगेन ये बुक को भी गाइटन के साथ लोग प्रेफर करते हैं। डायरेक्टली इस बुक को साल भर नहीं पढ़ा जाता है, गाइटन के साथ इसको मिक्स करके पढ़ा जाता है। सेम एज शंभुलिंगम, इसके भी वही पॉइंट्स होंगे कि इन्फॉर्मेशन उतना कंसेप्चुअल नहीं है, इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा स्कैटर्ड है, तो डायरेक्ट फिजियोलॉजी AK जैन प्रेफर नहीं किया जाता है। नेक्स्ट इज द मैनुअल ऑफ प्रैक्टिकल फिजियोलॉजी। दिस बुक इज़ मस्ट, आई मस्ट से दिस बुक इज़ लाइक आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये आपको जर्नल्स प्रोवाइड की जाती हैं प्रैक्टिकल्स के लिए फिजियोलॉजी के, तो उस जर्नल में आपको ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन इन डेप्थ जो आपको एक एग्जामिनर वाइवा के टाइम में एक्सपेक्ट करता है, वो आपको इसी प्रैक्टिकल फिजियोलॉजी मैनुअल बुक से मिलती है। तो इसलिए ये बुक लेना बहुत ज़रूरी है एंड इस बुक को अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ द क्रिस्प फिजियोलॉजी। पर्सनली ये मेरे लिए सबसे बेस्ट बुक है। बेस्ट इसलिए है क्योंकि दिस बुक हैज़ बिन रिटन बाय डॉक्टर कृष्ण कुमार सर। ये मैरो में फिजियोलॉजी के फैकल्टी हैं, मैरो में, एंड ये सर ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं इस सर के। एंड ये सर इन्होंने जो बुक बनाया है, इन्होंने इतना हेल्प कर दिया है कि आपको ना गेनोंग पढ़ना पड़ेगा अलग से, ना गाइटन अलग से पढ़ना पड़ेगा, ना हैरिसन, ना कैटसन, क्योंकि आप देख सकते हैं रेफरेंसेस इन्होंने क्या क्या यूज़ किया है। गेनोंग यूज़ किया है, गाइटन यूज़ किया है, हैरिसन मेडिसिन की बुक है, और कैटसन यूज़ किया है, कैटसन फार्मक की बुक है। ओके,
ये सारे बुक्स सारे बुक्स को उन्होंने यूज़ करते हुए आपको एक बुक बनाया है। आप गेनोंग अगर पढ़ोगे तो आपको ये नहीं पता होगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, आई मीन टू से क्या रिलेवेंट है, क्या इररिलेवेंट है। तो पूरा गेनोंग पढ़ने से अच्छा आप क्रिस्प पढ़ो, तो आपको पता चल जाएगा कि गेनोंग के कौन से पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ने हैं MCQ सॉल्व करने के लिए। गाइटन 13 एडिशन मतलब आपका इंटरनेशनल एडिशन है, एंड इंटरनेशनल एडिशन भी एज आई टोल्ड यू बहुत लैंग्वेज काफ़ी टफ है, थोड़ी सी वास्ट है, तो उसमें से भी आपको रिलेवेंट इररिलेवेंट स्टफ जो भी है वो आपको इस बुक में बता दिया जाएगा। ऑल्सो हैरिसन मेडिसिन की बुक है और कैटसन आपकी फार्माकोलॉजी की बुक है। ओके, इस बुक में आपको रिवीजन के लिए सब कुछ दिया हुआ है, कंटेंट दिया हुआ है, एंड ऑल्सो MCQs सॉल्व करने के लिए बहुत सारे MCQs हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं इसमें, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं इसमें, और इसमें आपके अच्छे से कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा क्लियर होंगे, एंड इंटीग्रेटेड मैनर में इन्होंने MCQs बिल्ड किया है, राइट। रिव्यू बुक के लिए वी कैन रिफर एनी अदर रिव्यू बुक ऑल्सो, जैसे लाइक ये वाला रिव्यू बुक, बट आई मस्ट से MCQ सॉल्व करना इम्पॉर्टेंट है। आप कोई भी रिव्यू बुक उठाओ बट MCQ सॉल्व करना इम्पॉर्टेंट है। जब तक MCQ सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको कंसेप्ट्स को अप्लाई करते नहीं होगा, और जब तक अप्लाई नहीं करोगे तब तक आपको उस कंसेप्ट्स पर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, राइट। सो नाउ कमिंग टू द फैक्ट दैट how to study physiology. Okay, let me introduce physiology first. Physiology is the study of normal functioning of the body. If you understand the normal aspect of the body, then only you can deal with patients having abnormalities, right? So for knowing the patient's problem and treating them, you need to have a clear cut concept on what you study in the physiology. Am I right? So until or unless you study physiology with clear cut concepts, you won't be able to understand pathology and medicine like subjects in your future. So here I really emphasize you guys to focus more on concepts. Never ever greed to get good score in your exam. आप अच्छे से concept समझोगे देन अपने आप पास भी हो जाओगे, क्योंकि पास होने के लिए आपको अगर कंसेप्ट्स पता है तो आप थ्योरी में आप अपने हिसाब से आप लिख सकते हो, और एग्जामिनर समझ जाता है कि स्टूडेंट को सब कुछ आता है, वो मार्क्स देगा भी। अगर मार्क्स देंगे तो ऑब्वियसली पास हो ही सकते हैं। ना सिर्फ पास, यू कैन अल्टीमेटली गेट सम गुड स्कोर एज वेल। ओके, so why I'm emphasizing you to focus more on the concepts, क्योंकि concepts actually it would enhance your clinical knowledge, and trust me this would help you to get a good rank in your PG exams also. Okay, so why to focus more on concepts, उसके लिए मैं आपको एक example देने वाला हूँ। Just imagine two students. First student who used to be a topper all the time in his college days and could not able to clear the PG exam because he never ever tried to understand the concepts given in the book, but always tried to mug up the things to be written on the answer sheet. You can imagine that thing. उसको आंसर्स अच्छे से लिखने हैं, उसको चाहिए कि वो मार्क्स अच्छे हो, उसको चाहिए सिर्फ अच्छे मार्क्स। उसने ये ध्यान नहीं दिया कि वो क्या पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है। उसने बस ये देख लिया कि मुझे बस ये पॉइंट्स लिखने हैं, ऐसे पॉइंट्स लिखने हैं ताकि मैं एग्जामिनर को इम्प्रेस कर दूं और मुझे अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल जाए। एट द एंड क्या हुआ? अल्टीमेटली वो स्टूडेंट ऑब्वियसली सैड होगा। क्यों सैड होगा? क्योंकि वो PG एग्ज़ाम ही क्लियर नहीं कर पाया, जिसके लिए पूरा MBBS में हम लोग फाइट करते हैं। जिस PG सीट के लिए अगर इस स्टूडेंट को PG सीट ही नहीं मिला, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि एक टॉपर था अपने हर साल में, तो इसको ऑब्वियसली ये काफ़ी सैड होगा। लेट्स कंसिडर द सेकेंड सिनेरियो। इन दिस person may not be able to score good in his theory exams, but he knows every inch of concepts that can be used to examine and treat the patient, right? So this student got selected in the PG exam with a very good rank. इसको सीट क्यों मिला? Because marks कम भी आए theory exams में, फिर भी ये he never bothered about those marks and kept studying for his PG exam. बिल्कुल वैसे ही जैसे महाभारत में अर्जुन का सिर्फ एक ही एम था, बर्ड का आई, चिड़िया की आँख, उसके अलावा जितना भी था उसके लिए वो सेकेंडरी था।
अल्टीमेट रिजल्ट क्या रहा? पीजी सीट मिला। हैप्पी था वो स्टूडेंट। क्यों हैप्पी था? क्योंकि पीजी सीट मिला। ठीक है, इट्स ऑल अप टू यू। who would you wanna be like, right? Have that patience, keep that patience. If you could not get good score in your theory exams, never give up, because all your efforts are going to make you reach the PG seat that many are hoping to get, right? Okay, so coming to the next part of this video, that how I studied physiology during my first year, and what is the sequence that I followed during my first year. The very first thing that I used to do is like watching videos, watching video lectures on that topic before going through that topic from the Guyton and any other book. लेट्स से मैं CVS पढ़ रहा हूँ, तो CVS का कोई भी टॉपिक अगर मैं उठाता हूँ ECG, तो ECG को डायरेक्टली गाइडन से पढ़ने से अच्छा है आई यूज़ टू गो थ्रू सम वीडियोस, एंड वीडियोस के बाद मुझे समझ में आता था कि गाइडन में क्या लिखा है. वीडियोस लाइक मैं डॉक्टर नजीब सर का यूज़ करता था, मैरू यूज़ करता था, और एनी अदर वीडियोस दैट यू लाइक. आप वीडियोस पर आप पहले वीडियोस देखो ज़रूर, ठीक है, एंड देन स्टडी दैट टॉपिक गिवन इन द गाइडन. व्हाई आई एम सेइंग गाइडन? क्योंकि गाइडन अगेन कंसेप्ट्स है, आपको समझ में आएगा, एक सीक्वेंस में दिया है, इंफॉर्मेशन स्कैटर्ड नहीं है, तो आपको एक स्टोरी के फॉर्म में चीज़ें याद होंगी, ठीक है. गाइडन का हर एक चैप्टर पढ़ने के बाद थर्ड थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज मेक योर ओन समरी. चैप्टर पढ़ने के बाद आपको उस चैप्टर की समरी अपने लैंग्वेज में लिखनी है, एंड उस चैप्टर को आपको बाद दोबारा खोल के नहीं देखना है, आपको पहले वो समरी लिखनी है. समरी अपने मन से लिखो. समरी होगा फ्लो चार्ट के फॉर्म में, पॉइंट्स के फॉर्म में, एज इट इज़. वो गाइडन के लाइंस नहीं छापने हैं आपके नोट्स में, आपको सिर्फ अपने लैंग्वेज में आपको समरी लिखनी है. समरी लिखने के बाद एक बार गाइडन के पेजेस पलटा के देख लो कि कहीं कोई पॉइंट्स आपने मिस तो नहीं कर दिया. अगर कोई पॉइंट्स आपने मिस कर दिया है तो एक बार वो पॉइंट्स को आपके अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हैं. उसके बाद go through the book called Crisp Physiology, of which I already told you, and try to solve the MCQs. MCQs को सॉल्व करने के लिए आप कोई भी रिव्यू बुक प्रेफर कर सकते हैं, बट इम्पॉर्टेंट इज MCQ सॉल्व करना ज़रूरी है, राइट. कहीं से भी MCQ सॉल्व करो, बट MCQ सॉल्व करो. ऐसे MCQs में यू मे फाइंड सम MCQs जो आपको शायद नहीं बन रहे हैं, या आपको हो सकता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसको मुझे याद रखना है, बाद में फ्यूचर में मेरे काम आ सकता है. तो वैसे MCQs को स्पेशल पॉइंट्स के फॉर्म में आप अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लो, ठीक है. ये चीज़ आपको हफ्ते भर करना है, एंड संडे को यू हैव टू अलॉट अ स्लॉट जहाँ पर आपको पूरे हफ्ते भर का रिवाइज करना है. एंड रिवीजन में रिवाइज क्या करना है? आपको अपने बनाए हुए नोट्स रिवाइज करना है. बार बार अपने ही बनाए हुए नोट्स रिवाइज करो, एंड जो स्पेशल पॉइंट्स आपने लिखे हैं जो MCQ से बने हुए हैं, उन स्पेशल पॉइंट्स को आप बार बार रिवाइज करो. तो अल्टीमेटली रिवीजन में आपके अपने नोट्स होने चाहिए, आपको दोबारा गाइडन खोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. Trust me, this way you will end up learning every aspect about that topic required for your PG exams, and will help you to become a good doctor. Any other topic that you guys want me to make a video, can tell me that in the comment section, or you can follow my Instagram page and Telegram page. The name of the Telegram page is Fun Learning MBBS, for more such amazing hacks. So my Instagram account is sarthak_chavli. If you really appreciate my efforts to help you guys, because a video requires a lot of effort, time and energy that I am spending for you people to get some benefits out of it. So if you really appreciate this, then please do subscribe, like, and try to share my videos to all those who require these types of smart study hacks. Do not forget to click that bell icon to get notifications of every upcoming videos. Till then, stay safe and stay happy. Thank you.